स्वामी जी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और ये कक्षा का उद्देश्य जो मैंने बनाया था, वो ये था कि बच्चों को, युवाओं को मार्गदर्शन दिया जा सके और उनको एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी जा सके और उनको ये बताया जा सके कि अपने जीवन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और जिन लोगों को उस शिक्षा का लाभ नहीं मिला और किसी कारणवश अपनी परिस्थितिवश परिवार के प्रेशर्स की वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाए, तो हम जैसे लोग उन्हें अपनी तरफ से जो भी समाज से हमें मिला है, वो उन्हें देने का प्रयास करें और उनको जो नहीं मिला अभी तक शिक्षा से वंचित रहने की वजह से, उनकी जो जिज्ञासाएँ हैं, जो उनके दिमाग में प्रश्न हैं, उनका समाधान ढूँढ सकें। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने अभी तक आप छात्रों से बात की थी स्वामी जी की कक्षा में। अब मैंने कुछ दिन पहले ये स्टार्ट किया कि कुछ जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जिनको अपने-अपने क्षेत्रों में महारत हासिल है, उन लोगों से बात करूँ। मैंने आपसे बात कराई, डॉक्टर आनंद कुमार राय से आपको बात कराई। मैंने आपसे ब्रिगेडियर सुनील कुमार मौडगिल से बात कराई। तो आज मैंने एक व्यक्ति जो कि बड़े टैक्स के बड़े अधिकारी रहे और उन्होंने बहुत क्षेत्रों में काम किया, बहुत सारी इंक्वायरीज़ की, विश्लेषण किए और उनका गहन अध्ययन रहा। अपने सरकारी कार्यकाल में जो उन्होंने जीवन का अनुभव देखा और जो सारी कार्यप्रणाली को देखा, वो उन्होंने देखा। और इन व्यक्ति से मैं भी कई दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। दिनेश के वोरा साहब का एक शो है, जो बड़ा पॉपुलर शो है, जिसमें ये जो तत्कालीन मुद्दे होते हैं, कंटेम्परेरी इश्यूज़ होते हैं, उनको ये चलाते हैं और मैं खुद उसका बहुत प्रेमी हूँ। बहुत दिन से उनको मैं सुनता था, देखता था और मेरी दिली इच्छा होती थी कि दिनेश जी कभी मुझे बुलाएँ। ख़ैर, इन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया। तब मैंने इनकी पृष्ठभूमि देखी और इनकी जो प्रकार का ये संचालन करते हैं, वो मैंने देखा, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो मैंने सोचा कि इनके अनुभव का लाभ मैं क्यों अकेला ग्रहण करूँ, अपने जो छात्र हैं उनको दूँ। तो दिनेश के वोरा साहब का जो अनुभव है और इन्होंने आईएएस ट्रेनीज़ को और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दी है। ये कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। ये लोगों को सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी बताते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, उसके बारे में भी मार्गदर्शन करते हैं और जिन विषयों के बारे में वास्तविकता में मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है क्योंकि मेरा एरिया फाइनेंस और इकोनॉमिक्स और उन इश्यूज़ का है। तो एक कंप्लीट एक पिक्चर होती है, इस कक्षा के माध्यम से हम आप तक पहुँच पाते हैं। तो दिनेश के वोरा साहब, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ और आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप मेरे कार्यक्रम में जुड़े और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बचाएँ कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, उनका मार्गदर्शन करें कि अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करें और जो उन्हें नहीं मिल पाया है, उसको कैसे ग्रहण करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। दिनेश जी। बहुत-बहुत आपका स्वामी जी धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी कक्षा में आमंत्रित किया। और एक छोटा-सा करेक्शन कर देता हूँ, मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस के प्रोबेशनर्स को पढ़ाता आया हूँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्रोबेशनर्स को नहीं, तो ये करेक्शन छोटा-सा मेरा-सा, लेकिन वो भी सिविल सर्वेंट्स ही अल्टीमेटली देखा जाए तो। आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है और छात्रों से तो हमेशा मेरा संपर्क रहा है क्योंकि मैं एक फैकल्टी रहा हूँ और अभी भी एक विजिटिंग फैकल्टी हूँ, तो विभिन्न कॉलेजेस के अंदर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाकर पढ़ाता भी रहता हूँ। ये और बात है कि वहाँ अधिकतर जो लेक्चर्स होते हैं सब अंग्रेज़ी भाषा में होते हैं, जैसा कि एक नॉर्म है, पर यहाँ आपके साथ हिंदी में बात करने का मौका मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है। दरअसल जीवन में आगे बढ़ने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक होती है आपकी एप्टीट्यूडनल क्वालिटीज़ और एक होती है एटीट्यूडनल क्वालिटीज़। अब एप्टीट्यूडनल क्वालिटीज़ वो हैं जो आप विभिन्न कॉलेजेस में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाकर हासिल करते हैं और वो चाहे इंजीनियरिंग हो या मेडिसिन हो, मैनेजमेंट हो, लॉ हो, कोई भी डोमेन जो आपने चुना है अपने स्पेशलाइज़ेशन के लिए, तो वहाँ जाके जब आप वो कोर्सेज़ करते हैं तो एक किस्म से आप जो एप्टीट्यूडनल जो डोमेन है उसको आप हासिल करते हैं। पर जीवन का मतलब सिर्फ एप्टीट्यूडनल डोमेन नहीं है। कहा जाता है कि जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं या बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी जो एप्टीट्यूडनल जो क्वालिटीज़ हैं सिर्फ 15% के करीब-करीब काउंट करती हैं और 85% के लगभग आपकी जो एटीट्यूडनल क्वालिटीज़ हैं, वो आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही एक इंसान और दूसरे इंसान में
फर्क डालता है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ये ज्यादा समझ में आ जाए। अक्सर अखबारों में आपने ये पढ़ा होगा कि कुछ फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनके प्लेसमेंट्स होते हैं। तो प्लेसमेंट्स आईआईटीज के हों या आईएम्स के हों या बाकी एनआईटी के हों, बाकी कॉलेजेस के हों, इवन एमबीए कॉलेजेस के हों, बाकी बहुत सारे डोमेन्स में होते हैं, तो लॉ कॉलेजेस के अंदर भी। तो इन प्लेसमेंट सेल्स में कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे खास तौर से जो प्लेसमेंट एक्सपर्ट्स हैं वो क्या जाकर देखते हैं। अभी एक पॉसिबिलिटी ये है कि सपोज करो आपके सामने 10 स्टूडेंट हैं और वो 10 ही स्टूडेंट जितने हैं वो एप्टीट्यूडली ऑलमोस्ट इक्वलेंट हैं, 60%, 61%, 62%, 63%, या उनके ग्रेडेशंस बराबर है एक किस्म से। लेकिन जब उनके पैकेजेस अनाउंस होते हैं तो पता लगता है एक को 70 लाख मिल रहा है और एक को 30 लाख मिल रहा है, एक को 10 लाख मिल रहा है, एक को 5 लाख मिल रहा है। अब देखिए यहां पर आपके मार्क्स भी बराबर हैं, आपकी एप्टीट्यूडल स्किल्स बराबर हैं, तो फिर ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति को 70 लाख मिलता है, 1 करोड़ मिलता है और एक को 10 लाख मिलता है? यहीं पर जिंदगी का असली फर्क आ जाता है। यहीं पर जो आपकी एटीट्यूडल स्किल्स हैं वो काउंट करना शुरू कर देती है। शायद यहीं से आपकी जिंदगी का जो बुनियादी फर्क है वो स्पष्ट हो जाता है। दरअसल जब हम किसी को रिक्रूट करते हैं तो हम सिर्फ उसकी क्वालिफिकेशंस को नहीं देखते हैं, हम उसकी लीडरशिप क्वालिटीज को देखते हैं, हम उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं कि कितने अच्छे ढंग से बात कर सकता है, हम उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को देखते हैं, हम उसकी मेंटल क्लैरिटी को देखते हैं कि वो मन में, माइंड में कितना स्पष्ट है अपनी चीजों के बारे में। हम उसकी उस एबिलिटी को भी देखते हैं जहां पर वो इनिशिएटिव ले सकता है या अकाउंटेबल है अपने कार्यों के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है नहीं लेता है, एक तरह से प्रोएक्टिवनेस है कि नहीं है। हम उन क्वालिटीज को भी देखते हैं जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, साथ में क्या वो टीम प्लेयर भी है, हार्डवर्क, सिंसियरिटी, परसिवियरेंस भी है कि नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आपकी इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, सच्चाई, और वहीं से निकलती है क्रेडिबिलिटी, आपकी विश्वसनीयता। जैसे कि अखिल स्वामी जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जिनके शो पर आज मैं आमंत्रित हूं, उनकी विश्वसनीयता कहां से निकलती है? उनकी विश्वसनीयता उनकी सच्चाई से, उनके चरित्र से, उनके ज्ञान से, और जिस ढंग से वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं वहां से निकलती है। दूसरी बात, क्या आप लोगों के साथ, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको चुनने जा रही है, वहां के लोगों के साथ समाज के अंदर रैपो बना सकते हैं? आप आपके अंदर वो नेगोशिएशन की जो स्किल्स हैं जिसके द्वारा कि आप लोगों को साथ लेके चल सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका टेम्परामेंट, आप किस ढंग से अपने आप को हैंडल करते हैं, किन सिचुएशंस के अंदर जहां आप वॉलेटाइल हो सकते हैं लेकिन आपका माइंड एकदम पीसफुल रहता है और आप बिल्कुल शांति के साथ चीजों को हैंडल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको देखा जाता है आपके ग्रुप डिस्कशंस के अंदर, आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट के द्वारा, आपके इंटरव्यूज के द्वारा, या कुछ और मल्टीपल जो स्क्रीनिंग के उनके जो स्टेजेस होती हैं, राउंड्स होती हैं, उसके द्वारा ये आपको एसेस किया जा रहा है वेरियस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वेरियस राउंड्स में। अब आप सोचिए कि अगर आपके अंदर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की कमी है और एक दूसरा व्यक्ति जिसके अंदर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या कहते हैं कि भरपूर मात्रा में है और जीवन को जीने की जो उसकी उमंग है बहुत ज्यादा है, तो नेचुरली वो व्यक्ति एक बड़ा पैकेज लेके चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं। इन्हें हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स, एटीट्यूडनल स्किल्स जिसको कहा जाता है। मैं ये समझ के चलता हूं कि इसके साथ एक दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन को अगर आप में आगे बढ़ना है तो। ज्ञान तो खैर जरूरी है, ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन एक आम इंसान को एक खास इंसान से एक चीज है जो अलग कर देती है, वो है सेल्फ बिलीफ कि आप कर सकते हैं। देखिए, सेल्फ बिलीफ होता है कि जो एक इंसान को तेंजिंग नोर्गे बनाता है, एडमंड हिलरी बनाता है। ये सेल्फ बिलीफ है कि मैं कुछ कर सकता हूं
और उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके पास वो सारी सलाहियतें हों, एक्सपर्टीज हों जो चाहिए। कॉन्स्ट्रेंट्स हो के भी वो व्यक्ति कहीं से कहीं पहुंच सकता है। और आप दुनिया में देखेंगे कि एक नहीं हजारों ऐसी स्टोरी है जिसको हम रैग्स टू रिचेस की स्टोरीज कहते हैं। लोग क्या थे और क्या बन गए, उसके पीछे कारण क्या था? सेल्फ बिलीफ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। ये सेल्फ बिलीफ है जो बड़े बड़े लीडर्स बनाता है, बड़े बड़े हीरोज बनाता है। ये सेल्फ बिलीफ है जो पर्दे के ऊपर एक अमिताभ बच्चन पैदा करता है, शाहरुख खान पैदा करता है। ये सेल्फ बिलीफ है एक व्यक्ति दिलीप कुमार बन जाता है। ये सेल्फ बिलीफ है कि एक व्यक्ति कपिल देव बनता है, सुनील गावस्कर बनता है। और ये सुनील गावस्कर जैसा व्यक्ति उस जमाने में हीरो बन जाता है जब हेलमेट्स नहीं होते थे और उसके सामने वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स की बैटरी होती थी। मेलकम मार्शल थे, एंडी रॉबर्ट्स थे, माइकल होल्डिंग थे, 150 किलोमीटर की स्पीड पे बॉलिंग करते थे, टफ विकेट्स थे, बाउंसिंग विकेट्स थे, और वहां पे अपने आप को बचा के रखना और फिर ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर 10,000 से ज्यादा रन बनाना। ये क्या है? क्या ये एबिलिटी है? देखिए, एबिलिटी तो होनी जरूरी है, स्किल्स तो होनी जरूरी है। ये यकीन है कि मैं कर सकता हूं, ये यकीन है जो आपके हाथ में बल्ला है कि सामने मेलकम मार्शल हो या एंडी रॉबर्ट्स हो या माइकल होल्डिंग हो, मैं सामना कर सकता हूं। जितनी भी सक्सेस स्टोरीज आप देखेंगे इस दुनिया में, वो सेल्फ बिलीफ की स्टोरीज हैं। एक शख्स थे एरिक वेहनमेयर, बहुत सारे लोगों ने शायद नाम भी ना सुना हो। एरिक वेहनमेयर करीब करीब 12-13 साल की उम्र में वो नेत्रहीन हो गए, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन प्रकृति से बड़ा प्यार, और इतना प्यार कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना चाहते थे, माउंट एवरेस्ट के ऊपर। आपको यकीन नहीं आएगा, 31 साल की उम्र में वो व्यक्ति दुनिया के पहले नेत्रहीन व्यक्ति बने जो एवरेस्ट के ऊपर पहुंचे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास कॉन्स्ट्रेंट है, मेरे पास आंखें नहीं है, मैं देख नहीं सकता हूं। लेकिन वो वहां तक पहुंचते हैं, और उसके बाद दुनिया के जितने कॉन्टिनेंट हैं उसकी जितने भी टॉप की जो पीक्स हैं वहां भी पहुंच जाते हैं, और फिर एक किताब लिखते हैं। उस किताब का नाम है टच द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एरिक वेहनमेयर की फेमस किताब है टच द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आप सबको अगर मार्केट में मिलेगी तो पढ़नी चाहिए, नहीं तो नेट से खरीद के पढ़नी चाहिए। और बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वो देख नहीं सकते कि सामने कौन है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो लोग मेस्मराइज होकर उनको सुनते हैं। ये दुनिया उन लोगों की नहीं है जिनके पास एबिलिटी है और कुछ नहीं कर पाते। ये दुनिया उनकी है जिनके पास कम एबिलिटी है लेकिन यकीन है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये दुनिया उनकी पूजा करती है। इसलिए सिर्फ योग्यता या भरपूर मात्रा में टैलेंट होना काफी नहीं है, उस टैलेंट का उपयोग होना भी जरूरी है। तो जब भी प्लेसमेंट सेल्स में कभी ऐसा मौके मिलते हैं, हम यही देखते हैं कि एक बच्चे के अंदर काबिलियत क्या है, वो स्पार्क क्या है, वो फायर क्या है जो उसको आगे लेकर जाएगी। और आप कई बार कहते हैं ना कि एक हिंदी में कहावत है, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। क्यों नजर आ जाते हैं भाई? माता पिता कैसे पहचान जाते हैं कि बच्चा अलग है? भाई कुछ क्वालिटीज तो ऐसी होती है ना दोस्तों की, जो जन्म से आती हैं, जिसे मैं डीएनए क्वालिटीज कहता हूँ, वो तो सही बात है। लेकिन बहुत सारी क्वालिटी ऐसी होती हैं जिसे आपको डेवलप करना पड़ता है। अब बोलने की स्किल्स तो कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, लेकिन आप धीरे धीरे जब अच्छे ढंग से बोलना शुरू करते हैं, आपको गाइड मिलते हैं, मेंटर्स मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, वो आपको सिखाते हैं, आपको बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस सिखाते हैं, हाथ कैसे मिलाना है, खड़े कैसे रहना है। अगर सामने कोई लड़की खड़ी है तो एक बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जिसे एक रीजनेबल रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस कहते हैं, कि ताकि हर व्यक्ति की एक प्राइवेसी होती है, आप उसको एनक्रोच नहीं करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप ग्रुप डिस्कशन में काम कर रहे हैं तो आप वहां पे देखते हैं कि आप लगातार दूसरों को इंटरप्ट कर रहे हैं और उनको बोलने नहीं दे रहे। अपना व्यू पॉइंट आपको पेश करना आपका अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को इंटरप्ट करते रहेंगे। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं और जाते ही सबसे पहले आप अपना हाथ पेश कर देते हैं हैंडशेक के लिए, तो ये आपका अधिकार नहीं होता ना। ये तो जो इंटरव्यूअर है उसका अधिकार है कि वो आपसे हैंडशेक करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। ये
कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर आता है घबराया होता है, उसे यही नहीं समझ आता कि मैं वो कहते बैठ जाइए तो वो इतना हड़बड़ाया रहता है कि वो बैठ भी नहीं पाता ढंग से। तो कहीं ना कहीं ये जो विश्वास है इंसान का, जो सेल्फ बिलीफ है, ठीक है अनुभव से आएगा, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि क्या गलती से हम सीखते हैं? बहुत सारे लोग गलतियां ही करते चलते जाते हैं, सीख नहीं पाते। लेकिन जो गलती करके सीख जाता है वो हीरो बन जाता है, वो विनर बन जाता है। ये मैंने अपने अनुभव से सीखा है। एक टाइम ऐसा था मैं भी नहीं बोल पाता था। ये ठीक है मैं 25 साल से फैकल्टी हूँ, लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और ज्ञान उससे पहले भी थोड़ा अर्जित कर लिया था, बाद में और अर्जित कर लिया। अभी तो मैं तो अभी भी एक छात्र हूँ, रोज कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। और स्वामी स्वामी जी जैसे हमारे जब मेंटर होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, वो भी मेरे लिए तो वो भी टीचर हैं, तो मैं उनसे सीखता हूँ। जब ये हर दूसरे दिन मेरे शो पर आते हैं, हर तीसरे दिन मेरे शो पे आते हैं, जब ये कुछ कहते हैं, बोलते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, ऑब्जर्वेशन हैं, टिप्पणियां हैं, तो बहुत ध्यान से सुनता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। कागज कलम साथ में रहता है प्रोग्राम में, नोट करता हूँ ये क्या कह रहे हैं। यानी कि जो सीखने की कला है वो हमेशा रहनी चाहिए। कहते हैं ना, लर्निंग, रीलर्निंग, अनलर्निंग, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो हो सकता माइंड के अंदर कबाड़ा बन गई हैं, जिनकी जरूरत नहीं है। घर में दिवाली में आप सफाई करते हैं ना, तो जो कचरा होता है बाहर फेंक देते हैं। तो जिंदगी में एक चीज समझ के चलेगी, सबसे पहले तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। एक, मैं इसको अपनी भाषा में क्या कहता हूं कि लीडरशिप पैराडाइम्स कहता हूं, मेरे लेक्चर का नाम भी यही है, लीडरशिप पैराडाइम्स। पैराडाइम, PARADIGM, पैराडाइम का मतलब होता है कि हम दुनिया को किस नजर से देखते हैं, हमारा चश्मा क्या है, हम चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, परसीव करते हैं। हो सकता चीजें वैसी ना हो। एक उदाहरण देता हूं आपको। कुछ साल पहले सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गए, बेहतरीन खेलते थे। जिंदगी के आखिरी 2-3 साल जब खेलने के आए उनको, तो कई बार उनको कठिनाई आई, और कई बार मैं भी स्टेडियम में बैठा उनको देखता था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के अंदर मैचेस होते थे, तो सचिन खेलते थे तो देखने का आनंद ही कुछ और है। और सपोज सचिन 5-7 रन पे आउट हो गए, तो 50,000 लोग स्टेडियम में बैठे देख रहे हैं, तो 50,000 प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मैं आपको बताऊं, एक साथ वाला व्यक्ति कहता है ओ सचिन का टाइम तो खत्म हो गया यार, ही इज फिनिश, ही शुड गो नाउ। दूसरा कहता है नहीं नहीं, ही इज अ ग्रेट पर्सन, वो अभी और खेलेगा, भरोसा रखो, उसने बहुत कुछ दिया हिंदुस्तान को। तो तीसरा कहेगा नहीं नहीं नहीं, हो सकता है उसको टेनिस एल्बो हो गया है, वहां में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से नहीं खेल पा रहा है, बट वी शुड ट्रस्ट हिम। चौथा कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि अब उसको बहुत टाइम हो गया खेलते हुए, यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए, इट्स टाइम फॉर हिम टू गो नाउ। 50,000 व्यक्ति और 50,000 प्रतिक्रियाएं। दोस्तों घटना तो एक घटी है ना, एक घटना पे 50,000 प्रतिक्रियाएं क्यों होती हैं? अब इसका भी एक राज है, मैं आपको बताऊं, हम सारे अलग अलग क्यों हैं। इसका राज ये है कि जिसे कहते हैं, एक चीज होती है कंडीशनिंग ऑफ माइंड, या माइंड कंडीशनिंग जिसको कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, हम जो लोग, हम जब पैदा होते हैं ना, तो हम बिल्कुल ऐसे हैं, एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जिसके अंदर कोई प्रोग्राम नहीं होता, सिर्फ मशीन है, और एक भी प्रोग्राम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, तो चलेगा नहीं। तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब देखिए, एक बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा बिल्कुल ब्लैंक होता है, हो सकता है डीएनए क्वालिटीज कुछ है उसकी, लेकिन बाकी कुछ नहीं है। तो हर वो चीज जो उसे माता पिता से पहले प्राप्त होती है, वो दरअसल सॉफ्टवेयर का काम करती है, और वो सॉफ्टवेयर के रूप में अंदर चला जाता है। बच्चे को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, उसको जो केयर मिल रही है या नहीं मिल रही है, इट वर्क्स एज सॉफ्टवेयर, गोज इनटू द ब्लैंक माइंड। इसको एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूं। बहुत सारे दक्षिण भारत के मंदिरों में एलिफेंट्स रखने का रिवाज है, और जब ये एलिफेंट्स बहुत छोटे होते हैं, बेबी एलिफेंट्स, उनको वहां पर लाया जाता है। अब ये बेबी एलिफेंट्स बड़े चंचल होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, रुक नहीं सकते। लेकिन जो उनका